दोस्तों अफ्रीका में यहाँ पर मौजूद है एक देश के जिसका नाम है बर्किना फासो और यहाँ के इस वक्त लीडर हैं इब्राहिम ट्रैओरे, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है, जो इनको इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनाती है। लेकिन दोस्तों मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रेसिडेंट होना ही इनकी खूबी नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है, वरना इनके जो कारनामे हैं, इनके जो काम हैं वो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से मीडिया लगातार इनको पूरे अफ्रीका का सबसे प्रभावशाली नेता मान रही है। बल्कि एक्सपर्ट्स लगातार ये भी मान रहे हैं कि अगर इब्राहिम का उभार इतनी ही तेज़ी के साथ होता रहा तो मुमकिन है बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे कि इब्राहिम ट्रैओरे सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि ऊपर मौजूद जो मिडिल ईस्ट है, मतलब कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, उस पूरे ही इलाके में सबसे मशहूर और सबसे असरदार नेताओं में गिने जाएंगे, जिनसे टकराना या फिर जिनसे निपटना ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। मगर अब सवाल ये है कि आखिर बर्किना फासो, जो गरीबी और अंधेरे के लिए जाना जाता है, उस देश में पैदा होने वाले 36 साल के इस नेता में ऐसी भी क्या ख़ास बात है, ऐसी भी क्या खूबी है कि इनको न सिर्फ इसके अपने देश और अफ्रीकन लोग ही उम्मीदों से देख रहे हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अफ्रीका में सबसे बड़ा ख़तरा भी इनको माना जा रहा है। तो चलिए इन सारी ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1896 में यानी कि 1896 में अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ की तरह ये देश भी दरअसल फ्रांस की कॉलोनी बन गया था। 1960 यानी कि 1960 में आज़ादी मिली, मगर ये कहने को तो आज़ादी थी, क्योंकि आज़ादी देने के बाद भी फ्रांस ने इनके आसपास की बाकी ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह इसको भी इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ही रखा। मतलब कहने को तो ये लोग आज़ाद थे, मगर इनके देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, ये सब पेरिस से कंट्रोल होता था। इनकी करेंसी हो, इकोनॉमी से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हों, ट्रेड हो, फॉरेन रिजर्व हों, सब कुछ फ्रांस के कंट्रोल में था। मेनली इनके नेचुरल रिसोर्सेज और ख़ास तौर से जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलाका दुनिया में सोने का गढ़ माना जाता है, ये सब कुछ भी फ्रांस के ही कंट्रोल में था, क्योंकि सोना निकलता तो इनकी ज़मीन से ही था। लेकिन जाहिर सी बात है जो सोना निकालने के लिए या बाकी आगे का प्रोसेस करने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं, जो माइनिंग वगैरह का पूरा प्रोसेस है, वो सब कुछ फ्रांस के ही कंट्रोल में था। उसकी कंपनी ही इन सारी चीज़ों को मैनेज किया करती थी, जिसकी वजह से सोना इन्हीं का होने के बावजूद भी इनका नहीं था। डिफेंस के मामले में भी फ्रांस पीछे नहीं रहा, बल्कि उसने बर्किना फासो समेत आसपास के जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थीं जिन पर उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल था, उनके साथ इस तरह के मुआहदे किए, इस तरह के एग्रीमेंट किए कि ये सारे देश ना चाहते हुए भी फ्रांस के ऊपर डिपेंड हो जाएं। और उन एग्रीमेंट की ही मदद से सिक्योरिटी को वजह बनाकर फ्रांस इन देशों के अंदर अपनी फ़ौज भी भेज सकता था, और उसने अपनी फ़ौज भेजी भी, और ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो आज भी है या अभी 1-2 साल पहले तक भी हुआ करती थी। साथियों आप खुद भी सोचिए कि ये कितनी अजीब बात है कि दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसकी ज़मीन के नीचे इतना ज़्यादा गोल्ड है कि उस देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 80% रेशो सिर्फ गोल्ड का है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर कोई भी गोल्ड रिफाइनरी मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया और ये सारे काम वो खुद ही करता रहा। इन्हीं सारी चीज़ों का ही नतीजा था कि लंबे वक्त से आज़ादी हासिल कर लेने के बावजूद भी बर्किना फासो समेत ये जितने भी अफ्रीकन देश थे, ये कभी अपने पांव पर खड़े ही नहीं हो सके। गरीबी, भुखमरी, क्राइम रेट, करप्शन, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यही सारी चीज़ें ही इनका मुकद्दर बन गई, क्योंकि इनके पास था तो बहुत कुछ, बल्कि दुनिया के और इलाकों में मौजूद देशों से भी ज़्यादा था, लेकिन होने के बावजूद भी इनका अपना नहीं था। जाहिर सी बात है ये चीज़ कब तक छुपी रहती या कब तक बर्दाश्त की जाती। आम लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ और माहौल 2010 के दौर से ही काफ़ी ख़राब होने लगा था। हर तरफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नज़र आने लगी थी। अलग अलग तरह के ग्रुप्स ने हथियार उठाने भी शुरू कर दिए थे। फिर 2015 के इलेक्शन के ज़रिए से क्रिश्चियन कबूरे को बर्किना फासो का राष्ट्रपति चुन लिया गया।
कि जिनको फ्रांस का भी सपोर्ट हासिल था। और जाहिर सी बात है, फ्रांस की बर्किना फासो में आर्मी भी मौजूद हुआ करती थी। मगर हर गुजरते वक्त के साथ बर्किना फासो के हालात अब बुरे से बुरे होते चले गए और फिर आखिरकार जनवरी 2001 का वक्त आया कि जब बर्किना फासो की मिलिट्री ने मुल्क के इन्हीं बुरे हालात का हवाला देते हुए तख्ता पलट किया। मतलब तख्ता पलट किया और देश का कंट्रोल संभाल लिया एक आर्मी जनरल ने कि जिनका नाम था पाउल हेनरी। लेकिन साथियों, पाउल हेनरी के केस में भी बुरी बात ये थी कि उन्होंने जितने भी वादे किए थे, अब वो चाहे आम लोगों से किए या अपनी आर्मी से किए, वो उनको पूरा नहीं कर सके। ख़ास तौर से वो अपनी आर्मी को ऐसे एडवांस हथियार तो प्रोवाइड नहीं करा सके कि जिनकी मदद से वो ताकतवर होकर देश में मौजूद अपने दुश्मन ग्रुप से मुकाबला कर सकें, बल्कि अब तो आर्मी की सैलरीज वगैरह भी नहीं मिल पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि आर्मी में ही मौजूद कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने, जिनकी मदद से ही अभी कुछ वक्त पहले इन्होंने देश का कंट्रोल हासिल किया था, अब वही लोग इनसे नाराज़ हो गए और सिर्फ 8 महीने के बाद ही मतलब सितंबर 2022 में मिलिट्री ने एक और कू किया और तख्ता पलट किया और इस बार अपने इस जनरल को हटाकर एक नए इंसान को बैठाया। और इस बार इन सारे सीनियर ऑफिसर्स ने जिस एक इंसान को बैठाया था उसका नाम था इब्राहिम तरोरे। इब्राहिम ने गद्दी संभालने के कुछ महीने बाद ही मतलब कि जनवरी 2023 में पहले तो फ्रांस के साथ उनका जो डिफेंस पैक्ट था उसको ख़त्म कर दिया। वैसे तो इस कदम ने ही दुनिया को काफ़ी हैरान किया, मगर शुरू में ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि भला फ्रांस जैसा ताकतवर देश बर्किना फासो से इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा। लेकिन बर्किना फासो के इस नए और बहुत कम उम्र लीडर ने तो साथ ही धमकी भी दे डाली और बाकायदा 1 महीने की टाइमलाइन दी कि 1 महीने के अंदर फ्रांस की फ़ौज को बर्किना फासो को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ फ्रांस ने भी जब इब्राहिम के इस तरह के तेवर देखे तो खामोशी के साथ बर्किना फासो से अपनी फ़ौज को निकाल लिया। ये इब्राहिम तरोरे का पहला बोल्ड स्टेप था कि जिसने इंटरनेशनल मीडिया और मेनली वेस्टर्न मीडिया का ध्यान इब्राहिम तरोरे की तरफ खींच लिया था। और इसके कुछ वक्त के बाद ही ये रशिया भी पहुँचे और वहाँ भी तमाम अफ्रीकन लीडर्स के साथ इन्होंने फ्रांस का नाम लिए बिना ही वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको खूब टारगेट किया। पुतिन से मुलाकात के बाद अब रशिया भी इस बात पर राज़ी हुआ कि वो बर्किना फासो की आर्मी की मदद करेगा। रशिया की तरफ से अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बर्किना फासो भेजा गया ताकि वो इनकी आर्मी को एडवांस ट्रेनिंग दे सके और साथ ही में ये वादा भी किया कि फ्यूचर में ये कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा। मतलब रशिया हर तरह से बर्किना फासो की आर्मी की मदद करता रहेगा। अपनी फ़ौज को जल्द से जल्द अपने दुश्मन से मुकाबले में ताकतवर बनाने के लिए इब्राहिम ने जहां एक तरफ चाइना से एक सौदा किया, वहीं दूसरी तरफ टर्की के मशहूर ड्रोन्स भी ख़रीदे, जो ड्रोन्स वाकई उन जंगों में बहुत मददगार साबित हुए, जो जंगें दरअसल बर्किना फासो की आर्मी अपने ही देश में मौजूद अपने दुश्मनों से लड़ रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हीं जंगों और बुरे हालात की वजह से लाखों के करीब लोग बेघर होने वाले लोगों में से ज़्यादा लोग इब्राहिम की वजह से वापस अपने घरों में पहुंचने में कामयाब रहे। अब जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि बर्किना फासो की ज़मीन गोल्ड से मालामाल है, इनके पास हद से ज़्यादा सोना है, लेकिन क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होता है और इस तरह से बर्किना फासो ज़्यादा कमाई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर रिफाइनरी वगैरह मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने सब चीज़ों पर कंट्रोल ले रखा था। तो इसलिए 2023 में इब्राहिम ने अपने देश की पहली रिफाइनरी की भी बुनियाद डाली, जो न सिर्फ फ्यूचर में बहुत जल्द ही बर्किना फासो की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी, बल्कि बर्किना फासो जैसे गरीब देश में बेशुमार रोजगार भी पैदा करेगी। देश में रिफाइनरी की बुनियाद रखने के अलावा अब इब्राहिम की जो हुकूमत है वो दरअसल उन विदेशी कंपनी से उनके परमिट भी वापस ले रही है कि जो गोल्ड माइनिंग किया करती थी। बल्कि कुछ वक्त पहले ही गवर्नमेंट ने 2 गोल्ड माइंस को नेशनलाइज भी किया है, जिसकी ओनरशिप मतलब जिसका मालिकाना हक यूके की कंपनी के पास था। मतलब हुकूमत कुदरत की तरफ से उसके देश को मिली हुई जो सबसे बड़ी चीज़ है यानी कि गोल्ड, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ पर सही तरीके से क्रैकडाउन कर रही है ताकि उससे होने वाला हर फ़ायदा सिर्फ उसके देश को ही मिल सके और साथ ही देश के अंदर इसी की वजह से बेशुमार रोज़गार के मौके भी पैदा हो सकें।
इब्राहिम ने अगस्त 2024 में भी उस वक्त दुनिया को काफ़ी हैरान किया था कि जब उन्होंने 32 मिलियन डॉलर्स के करीब मिलने वाले उस कर्ज को ठुकरा दिया था कि जो IMF की तरफ से बुर्किना फासो को मिलने जा रहा था। अब इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया था ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लीडर जो ऑलरेडी इस तरह के एक्शन ले रहा है, इस तरीके के स्टेप उठा रहा है कि जिसके ज़रिए से वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस से निकल सके, तो जाहिर सी बात है वो IMF का कर्जा लेकर भला उल्टा उसी जाल में जाकर क्यों फंसना चाहेगा। इब्राहिम ने खुद भी इस कर्ज को ठुकराने के पीछे एक वजह यही बताई थी कि अफ्रीकन नेशन के पास वो सब कुछ है कि जिसके ज़रिए से वो अपने आप को तरक्की दे सकते हैं और अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। और इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि वाकई अफ्रीकन देशों के पास वो सब कुछ है कि जो किसी भी इलाके को तरक्की हासिल करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग कभी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सके। 2024 में ही इब्राहिम ने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई भी बेशुमार चीज़ों, अब वो चाहें ट्रैक्टर्स हों या फिर अदर व्हीकल्स हो, मोटर पंप हो, फर्टिलाइज़र्स हों या बाकी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें चाइना से लेकर अपने यहाँ के किसानों में फ्री में बांटी थी, ताकि किसी तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड को भी अपने देश में जल्द से जल्द इम्प्रूव किया जा सके। लंबे वक्त से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जंग वगैरह और इसके अलावा बाहरी ताकतों का इंटरफेयर झेलने वाले बुर्किना फासो के अंदर खुराक की कमी भी एक बड़ा मसला है, जिससे निपटने के लिए इब्राहिम ने वैसे तो बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी हैं, मगर फिलहाल के लिए रशिया से अच्छे रिश्ते बन जाने की वजह से जनवरी 2025 में रशिया ने 25,000 टन गेहूं बुर्किना फासो को डोनेट किए हैं। बुर्किना फासो के जिसको नाम के लिए ही सही लेकिन आज़ाद हुए लगभग 6 दशक गुजर चुके थे, वहाँ पर आज भी 80% आबादी ऐसी है कि जिसको बिजली नहीं मिलती है और 20% के करीब आबादी को जो बिजली मिलती भी है तो उसको 24 घंटे या 20 घंटे नहीं बल्कि बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूरे देश के लेवल पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें लंबा वक्त लगेगा। इसलिए इब्राहिम तरोरे चाइना की मदद से लगभग 25 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मुसीबत से निपटा जा सके, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए इस मामले में उनकी रशिया मदद कर रहा है, क्योंकि 2023 के रशिया अफ्रीका समिट में ही इब्राहिम ने रशिया से इस मुसीबत से निपटने के लिए अपने देश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की मदद मांगी थी, जिस पर रशिया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और बाद में इनके बीच एग्रीमेंट भी हो चुका है। इस एग्रीमेंट की ज़्यादा डिटेल या फिर टाइमलाइन तो बाहर नहीं आई है, लेकिन हाँ ये उम्मीद ज़रूर लगा ली गई है कि अब इस एग्रीमेंट के बाद बहुत जल्द ही बुर्किना फासो के लोगों के घर अंधेरे से दूर हो जाएंगे। और अगर एग्रीमेंट के तहत ये चीज़ मुमकिन होती है तो पूरे अफ्रीका का साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा ये ऐसा देश बन जाएगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए से बिजली हासिल करेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के रोड या फिर उनके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो देखा होगा, तो आपको ये महसूस होगा कि वो आज भी ऐसे हालात में हैं कि मानो हम दुनिया के किसी इलाके को 17वीं या फिर 18वीं सदी में देख रहे हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया गया है, ताकि कनेक्टिविटी को इजी और स्मूथ बनाया जा सके। हमें उम्मीद है कि वीडियो में मेंशन की गई बेशुमार चीज़ों में से कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको वाकई हैरान कर देने वाली लगी होंगी, जबकि कुछ ऐसी भी होंगी कि जो बहुत नॉर्मल लगी होंगी। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें नॉर्मल आपको सिर्फ इसलिए लग रही हैं क्योंकि आप दुनिया के किसी और इलाके में बैठकर देख रहे हैं। ज़रा इन चीज़ों का एक बार बुर्किना फासो या इसके आसपास के इलाकों में बैठकर देखेंगे तो ये आपको किसी एक नई ज़िंदगी से कम नहीं लगेगा। एक ऐसी नई ज़िंदगी और एक नई ऐसी उम्मीद कि जिसकी तलाश उनमें से किसी को पिछले 50-60 साल से थी, तो किसी को 100 साल से थी। इसीलिए तो इतने कम वक्त में इतनी कम उम्र का एक लीडर पूरे अफ्रीका में छा चुका है और मानो अफ्रीका देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। बाकी दोस्तों, इब्राहिम तरोरे की इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।